हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स। इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन समझो कि स्टोन्स के नेचुरल बेड कहते किसको हैं। डेफिनेशन क्या दिया है? नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स अ नेचुरल प्लेन प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग विद अ रॉक कैन बी इजीली स्प्लिट। मतलब ये है कि प्रत्येक स्टोन में एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्लेन ऑफ वीकनेस होता है। वीकनेस मतलब किसी चीज़ का कमजोरी, यानी कि वो पत्थर जहाँ से उखड़ जाए उसी प्लेन को हम उसका वीकनेस कहेंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि ये जो जितने प्रकार के स्टोन होते हैं उसमें एक प्राकृतिक रूप से प्लेन ऑफ वीकनेस होता है जहाँ से उसे बिना अधिक बल लगाए उसको आसानी से स्प्लिट किया जा सकता है, मतलब उखाड़ा जा सकता है। मान लो ये बहुत बड़ा रॉक है, इसमें से कुछ रॉक को हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप बल लगा करके क्या करोगे, इसको उखाड़ने की कोशिश करोगे तो ये जिस प्लेन के अलोंग उखड़ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, इसी बेड को, इसी वाले प्लेन को, इसी वाले बेड को हम क्या बोल देंगे, इसका नेचुरल बेड बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, देखो जरा यहाँ फोटो के माध्यम से समझो। ये है आपका एक बहुत बड़ा रॉक, ठीक है, और इसको हम इधर यहाँ से बल लगाए, मान लो यहाँ होल्ड किए हैंड से और उखाड़ने की कोशिश किए, और इस प्लेन के अलोंग ये क्या हुआ, उखड़ गया। तो इसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इसके जो अपर वाला पार्ट जो आएगा उसको हम इसका नेचुरल बेड कह देंगे। तो वही कह रहा है, अ नेचुरल प्लेन या फिर प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग विच अ रॉक कैन बी इजिली स्प्लिट इज कॉल्ड नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स। क्लियर है? तो नेचुरल बेड को आप समझ गए। अब जरा और देखते हैं एक पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ स्टोन कैन बी इजिली स्प्लिट अलोंग द नेचुरल बेड। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलोंग बहुत इजीली ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। जिधर से इजीली स्प्लिट नहीं होगा उसको हम नेचुरल बेड नहीं कहेंगे। की पॉइंट्स क्या क्या दे रखा है, देखो। नेचुरल बेड एग्जिस्ट ड्यू टू ओरिजिनल डिपोजिशन और लेयरिंग ऑफ मिनरल्स और पार्टिकल्स। यानी कि इस पॉइंट से क्या पता चलता है, इस पॉइंट से पता चलता है कि नेचुरल बेड जो इन जनरल है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, हर किसी के केस में नहीं, मतलब इन जनरल सामान्य तौर पर जो जिसमें लेयरिंग बनते होंगे या फिर जो डिपोजिशन से बना होगा जो रॉक, यानी कि ये किस तरीके के रॉक की बात कह रहा है, ये कह रहा है जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, है ना, और खास करके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, तो उसके बारे में ये बातें कह रहा है। या फिर फॉलिएटेड भी इसके अंदर आ सकता है ना। फिर कह रहा है स्प्लिटिंग इज इजी, प्लेन्स आर यूजुअली पैरेलल। तो हम समझ सकते हैं कि पैरेलल इसके क्या होंगे, प्लेन्स होंगे। जैसे देखो ये वाला है यहाँ पर एक नेचुरल बेड, दूसरा है इसके पैरेलल इधर। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर कि नॉट अ नेचुरल बेड, हम किसको नेचुरल बेड नहीं कहेंगे। तो मान लो कि हम इस यहाँ पर बल लगाए, यहाँ पर बल लगाए, इसको उखाड़ने की कोशिश किए, ये देखो ये उखड़ा ही नहीं, मतलब ऐसे ब्रेक हो गया, है ना। तो ये इसका नेचुरल बेड नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जैसे देखो पैरेलल बेड नहीं होगा, पैरेलल होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, या फिर अगला बेड जो होगा इस तरीके से उखड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो पैरेलल कहीं नज़र आ रहा है, देखो कैसे टूटा है ये, है ना, तिरछा टूट गया है। तो अ प्लेन अलोंग विच द रॉक कैनॉट बी कंसीडर्ड अ नेचुरल बेड, वो इस तरीके के प्लेन्स को देगा। जैसे कि यहाँ पर हम बल लगाए हैं तो देखो किस तरीके से टूटा है, कोई एक डेफिनेट इसका नहीं है, पैरेलल यहाँ पर पैरेलल दिखा ही नहीं रहा है ना, इस तरीके से टूट गया, इस तरीके से टूट गया। लेकिन तुम अगर यहाँ बात करो नेचुरल बेड की तो देखो सारे कैसे प्लेन में टूटे हैं, है ना, सारे पैरेलल हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर आप समझ गए होगे। फिर कह रहा है नो ओरिजिनल लेयरिंग और प्लेन ऑफ डिपोजिशन, यहाँ पर लेयरिंग और डिपोजिशन से ये नहीं बना होता है। जैसे आप ग्रेनाइट को भी कंसिडर कर सकते हो कि इसमें नेचुरल बेड आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, स्प्लिटिंग इज डिफ़िकल्ट, इरेगुलर फ्रैक्चर अकर, फ्रैक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल ही इरेगुलर है, देख लो यहाँ पर, है ना, इरेगुलर है यहाँ पर, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये इरेगुलर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देख लो इसको कैसे टूटा है, ये कैसे टूटा है, ज़रा देख लो, बिल्कुल इरेगुलर है ये। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या करें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो नेचुरल बेड होते हैं इसका इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कुछ कुछ। यहाँ बोला है इन स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी का मतलब मान लो स्टोन का कोई हम दीवार दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इन स्टोन मैसनरी द नेचुरल बेड शुड बी परपेंडिकुलर और नियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर और लोड। मान लो कि हम यहाँ पर दीवार बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर
दीवार पर क्या हो रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, ठीक। तो इस वाले बेड की कह रहा है, मतलब यहाँ पर जो हम स्टोन बिछाएंगे इस तरीके से जो स्टोन बिछाएंगे, ये जो स्टोन का जो नेचुरल बेड है इस लोड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर। तो समझ गए यहाँ तक, मतलब कि स्टोन जो है, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि स्टोन जो है वो सबसे अधिक लोड तब सहती है जब लोड नेचुरल बेड पर 90 डिग्री ऐसे पड़े, है ना। तो यदि सॉरी, यदि लोड नेचुरल बेड के पैरेलल लगे तो स्टोन उसी प्लेन के अलोंग स्प्लिट हो सकती है। मतलब मान लो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लो स्टोन मेसनरी है, ठीक है, ये दीवार बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टोन के बेड लगा रहे हैं, ठीक है। तो लोड इस तरीके से पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर स्टेबल रहेंगे सारे स्टोन्स। मान लो इसके अलोंग हम यहाँ पर लोड लगा दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, एक यहाँ पर लेयर है स्टोन का, एक यहाँ पर लेयर है, ठीक है। इसके अलोंग लगा देंगे तो क्या होगा, ये खिसक सकता है ना, मतलब स्प्लिट हो सकता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इसीलिए क्या करते हैं, मशीनरी में हमेशा जो अरेंजमेंट किया जाता है लोड का, वो नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मतलब जिधर से लोड लग रहा होता है उसके पैरेलल होता है। फिर बोला दिस अरेंजमेंट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू द मशीनरी। कौन सा अरेंजमेंट भाई, तो जो परपेंडिकुलर है, लोड का परपेंडिकुलर जो लगता है, मतलब जो नेचुरल बेड है उसका परपेंडिकुलर जो लोड लगता है, उसमें कह रहा है कि ऐसा अरेंजमेंट जो है वो मशीनरी को क्या करेगा, वैसे वॉल को क्या करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, है ना। फिर बोला नेचुरल बेड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि फील्ड टेस्ट है एक तरीके से, पोरिंग वाटर एंड ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टोन पर अगर हम वाटर डालते हैं तो उसकी जो नेचुरल लेयर्स है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है ना। जैसे कि आप नेचुरल बेड पर पानी डालोगे तो कुछ पानी जो है इधर उधर बह जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में नेचुरल बेड होगा उसी तरीके से क्या होगा, पानी बहना स्टार्ट कर देगा, कुछ पानी जो है उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी शो करता है कि ये नेचुरल बेड है, क्योंकि नेचुरल बेड में पानी का एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि पोरिंग वाटर एंड ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ लेयर्स। अगर वर्कर को जल्दी से पहचानना होता है तो पानी डाल के वो चेक कर लेते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि कई स्टोन में लेयर्स जो हैं या फिर जो उसका मिनरल अरेंजमेंट है वो आँखों से बिल्कुल ही हमें स्पष्ट नहीं दिखते। ऐसे में क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेते हैं और उसकी सहायता से उन्हें देख करके उसका जो नेचुरल बेड है उसकी दिशा को हम पहचान पाते हैं, ठीक है। फिर बोला ऑब्जर्विंग द रेसिस्टेंस ऑफर्ड टू अ सीजल, ठीक है, सीजल एक्सपीरियंस्ड वर्कर यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो अनुभवी मैसन होते हैं, मैसन मतलब जो काम करने वाले मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजल से, चीजल जानते हो ना, मतलब इस तरीके का एक इस इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर धार लगा हुआ होता है और इस तरीके से होता है ना। तो इससे मतलब मार मार के देखते हैं, इस पर हथौड़ी चलाया जाता है यहाँ पर, और धीरे धीरे से चोट मार करके उसको पहचान लेते हैं। जो अनुभवी मैसन होते हैं उसकी बात कह रहा हूँ। तो जिस दिशा में स्टोन कम रेसिस्टेंस देती है, मतलब आसानी से स्प्लिट होती है, वही जो है उसका नेचुरल बेड होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वो वीक पॉइंट है ना। पहले मैं बताया कि प्लेन ऑफ वीकनेस होता है वो नेचुरल बेड, तो उसमें से आसानी से चीज़र क्या करेगा, छोटे छोटे स्टोन्स को ब्रेक कर सकता है। फिर बोला स्टोन्स ब्रेक इजिली अलोंग दियर नेचुरल बेड, ये बात तो मैं पहले बता दिया, क्योंकि नेचुरल बेड पहले से ही एक वीक प्लेन होता है, इसलिए स्टोन उसी दिशा में सबसे आसानी से टूट भी जाती है। और यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन में इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किधर नेचुरल बेड का हम दिशा रखेंगे, उसका डायरेक्शन को हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, परपेंडिकुलर ऑफ लोड रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे, या फिर रेडियल रखेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो नेचुरल बेड को हम किस तरीके से रखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में हम रखते हैं, तो वही टॉपिक है यहाँ पर, प्लेसमेंट ऑफ स्टोन्स विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल बेड। नेचुरल बेड के रेस्पेक्ट में हम स्टोन्स का प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। देख लेते हैं एक करके। यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर है आपका आर्चेस का, ठीक है। आर्चेस मतलब इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको आर्च कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ दियर नेचुरल बेड्स रेडियल
मतलब आर्चेस में हम किस तरीके से रखते हैं नेचुरल बेड को, और रेडियली रखते हैं। मतलब आर्च में प्रत्येक स्टोन का नेचुरल बेड जो है वो आर्च के सेंटर से बाहर की ओर रेडियल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। इससे क्या होता है कि आर्च का जो लोड होता है वो प्रत्येक स्टोन पर सीधा पड़ता है, मतलब परपेंडिकुलर पड़ता है, और स्टोन जो है अपने सबसे मजबूत दिशा में काम करती है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मान लो कि ये आर्च है ना, आर्च है भाई, मान लो ये पूरा सर्कल है एक तरीके से, है ना, इधर तक गया हुआ है सर्कल, इसका कोई सेंटर होगा, सेंटर का क्या होता है, एक रेडियस होता है इस तरीके से। तो इसी रेडियस के डायरेक्शन में ही सारे स्टोन्स को हम रखते हैं, मतलब उसका जो नेचुरल प्लेन होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है, मतलब रेडियली होता है। तो देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये रेडियस की तरह नहीं लग रहा, ये वाला प्लेन है इसका नेचुरल बेड, है ना, नेचुरल बेड का डायरेक्शन ये सारे तो रेडियली रखा गया है, मतलब कि रेडियस के अलोंग रखा गया है ना। समझ पा रहे हो इस तरीके से? तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि नेचुरल बेड आखिर कहते किसको है। तो आर्च में ध्यान रखोगे रेडियली रखा जाता है नेचुरल बेड की डायरेक्शन को। ठीक है, फिर ये शो कर दिया है ना, ये डॉट 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 करके ये जो दिखाया है ये प्लेन को ही दिखाने की कोशिश किया, इस वाले प्लेन को। फिर बात करते हैं अगला क्या दिया है यहाँ पर। यहाँ दिया है स्टोन्स आर कट सो दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज रेडियल। मतलब कह रहा है स्टोन को पहले से इस प्रकार ड्रेस किया जाता है, मतलब उसको कट किया जाता है कि उनका नेचुरल बेड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में आ जाए, है ना, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। यदि कटिंग गलत होगी, मान लो कि इस तरीके से कटिंग होगी, मतलब गलत हो गई, रेडियल डायरेक्शन में नहीं आ पा रही है, तो स्टोन का जो नेचुरल बेड है वो भी गलत दिशा में हो जाएगा, है ना, और उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अभी मैं समझाऊंगा इसको, बहुत डिटेल समझाऊंगा ताकि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि रेडियली ही क्यों रखते हैं, लोड किधर से लगता है। मान लो कि ये आर्च है और इसके ऊपर भी कई बार हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई वॉल होता है यहाँ पर पूरा ईंटें लगाई रहते हैं सब, है ना, तो इसका भी तो लोड जाएगा आर्च के ऊपर, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा अभी देखेंगे हम। तो यहाँ वाली बात पहले समझ लेते हैं कि थ्रस्ट ऑफ आर्च एक्ट्स नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर्च में बनने वाला जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट का मतलब कंप्रेशन फोर्स, है ना, यहाँ पर समझो कि कंप्रेशन फोर्स को हम थ्रस्ट कह रहे हैं। तो नेचुरल बेड पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर लगता है, रेडियल इसका डायरेक्शन है ना, रेडियल जो है ये सारे नेचुरल बेड का डायरेक्शन है, लेकिन लोड का डायरेक्शन क्या होगा, जो थ्रस्ट जो है वो कंप्रेशन फोर्स जो वहाँ पर लगता है वो नेचुरल बेड पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर लगता है। इसको मैं समझाऊंगा, कहोगे सर लोड तो इधर लग रहा है, यानी कि रेडियल के अलोंग ही लग रहा होगा, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत जूम करके इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा इसको, है ना। तो क्या होता है कि स्टोन जो इस दिशा में सबसे अधिक कंप्रेशन सह सकती है, इसलिए इसमें टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। समझेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। एक पॉइंट और देख लेते हैं, दिस प्रोवाइड्स प्योर कंप्रेशन एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब लोड केवल कंप्रेशन के रूप में कार्य करता है और स्टोन पर बेडिंग या टेंशन बेंडिंग में कह रहा हूँ, ठीक है, बेंडिंग और टेंशन बिल्कुल नहीं आता है, तब आर्च सबसे अधिक मजबूत और सुरक्षित बनी रहती है। ठीक, सारे पॉइंट्स को फिर से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर कह रहा है द लाइन ऑफ थ्रस्ट इज, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ कि द लाइन ऑफ थ्रस्ट इन एन आर्च फॉलोज द कर्व ऑफ द आर्च। ये कर्व है ना, ये वाला कर्व है, तो ये कर्व है, इसी को तो फॉलो कर रहा है पूरा, है ना, इसका अरेंजमेंट। फिर बोला इफ़ द नेचुरल बेड इज़ नॉट रेडियल टेंशन में डेवलप एंड स्टोन्स में स्प्लिट। यही कह रहा है कि यदि रेडियली इसको हम नहीं रखेंगे ये सारे स्टोन्स को, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है टेंशन डेवलप होगा और जो स्टोन्स हैं वो सारे स्प्लिट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो इस डायरेक्शन में नहीं रखते हैं हम इसको, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम नहीं रखते हैं और इस तरीके से रख देते हैं सबको, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मान लो इसको हम ऐसे रखते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से ये वाला नेचुरल बेड होता, ठीक। तो मान लो हम यहाँ पर लोड लगा रहे हैं और इस तरीके से मान लो हम लोड लगाएंगे, तो इधर एक बार टेंशन आएगा, एक बार इधर टेंशन आएगा और बीच में कहीं स्प्लिट हो सकता है, कहीं पर ये ब्रेक हो सकता है, समझ गए। इसलिए कंप्रेशन यहाँ पर लगता है, किस तरीके से लगता है इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ समझो, इसको अच्छे से समझो। मान लो ये है तुम्हारा आर्च, ठीक है, ये आर्च है, ये वाला आर्च है,
तीन तीन ही स्टोन्स को मैं लेकर के समझाया हूँ। और ये जो है ये रेडियली लगा हुआ है, यानी कि यही वाला प्लेन क्या होगा, एक प्लेन इधर इस वाले स्टोन का होगा, एक वाला प्लेन इधर इस वाले स्टोन्स का होगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये प्लेन है, दोनों का प्लेन है, दोनों स्टोन का, ये रेडियली है ना, सेंटर इधर है, रेडियस के अलोंग इस तरीके से होगा। इसी को हम इसका क्या कहते हैं, नेचुरल बेड कहते हैं। अब ज़रा समझो क्यों रेडियली क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि लोड यहाँ पर लगता है, तो ये जो लोड लग रहा है इस स्टोन पर डायरेक्टली इस दिशा में नहीं लग रहा है, इस प्लेन के 90 डिग्री में लग रहा है। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कर्व्ड पाथ है, ठीक है। ये कर्व डायरेक्टली ऐसे नहीं है, ये स्टोन इस तरीके से नहीं है, ये कर्व किया हुआ है ऐसे, कुछ समझ पा रहे हो। तो जब लोड यहाँ पर लगेगा कर्व वाले दिशा में लगता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोड है, ये लोड जो है ये डायरेक्टली इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा। ये क्या होता है कि कुछ इधर खिसकता है ये लोड और कुछ इधर खिसकता है, मतलब डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। ये लोड जो है कुछ इधर काम कर रहा होता है, कुछ इधर चल गया होता है। इस पर भी लोड होगा एक, है ना, और ये लोड जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ भी लोड लग रहा होगा, तो कुछ इधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा। अब जरा बताओ, ये सारे लोड हैं, ये भी लोड है, ये भी लोड है ना, ये भी लोड है। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहा है, ये जो नेचुरल बेड है इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और इसी कंप्रेशन को हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पर थ्रस्ट लग रहा है। तो ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वाला जो लोड, ये जो बेड है इसका नेचुरल बेड है, इसके कंप्रेशन जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है भैया, 90 डिग्री में लग रहा है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इसको नेचुरल बेड के मतलब रेडियली अगर लगाएंगे, रेडियली अगर हम रखेंगे इसको, ठीक है, इसके नेचुरल बेड को हम अगर रेडियल डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं, तो जो भी यहाँ पर लोड लगेगा ये लोड फाइनली इस प्लेन के 90 डिग्री पर ही आकर के लगने वाला है, ठीक है। ये जो लोड का कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट इधर इधर आया है, इसको कंप्रेस करके रखेगा और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसको देने की कोशिश करेगा। समझ गए। तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। ये सारे तो कॉन्सेप्ट हो गए, लेकिन एक लाइन में आपके एग्जाम में बस ये पूछेगा कि बताओ आर्च में जो नेचुरल बेड का डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो आप सीधा बोलोगे सर रेडियली रखा जाता है ना। तो रेडियल क्यों रखा जाता है इसका मैं पूरी कहानी आपको बता दिया। क्लियर है, तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम क्या बात करेंगे ज़रा देखो, यहाँ बात कर लेते हैं कॉर्निसेस के बारे में और स्ट्रिंग कोर्स के बारे में। अब ये बात भी समझनी बहुत ही मतलब आवश्यक है कि कॉर्निस कहते किसको हैं, ये भी तो समझ में आना चाहिए कि कॉर्निस किसको कहते हैं। यहाँ क्या दिया, स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ दियर नेचुरल बेड्स वर्टिकल। तो अभी देखें कि आर्च में रेडियली रखते हैं, लेकिन कॉर्निसेस में हम वर्टिकल रखते हैं नेचुरल बेड को। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पहले समझो कि कॉर्निस कहते किसको हैं। तो यहाँ पर है, ज़रा देख लो किसको कहते हैं। कॉर्निस का डेफिनेशन यहाँ दिया है, प्रोजेक्टिंग हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव मेंबर्स एट द टॉप एज ऑफ योर स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो कोई कॉर्निस जो है, कॉर्निस उसको कहते हैं जो किसी बिल्डिंग के ऊपरी किनारे पर बाहर निकला हुआ है। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर है और इसके बाहरी किनारे पर एक ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा हुआ होता है, और ये कैसा मेंबर होता है, डेकोरेटिव मेंबर्स होता है। ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल इसको इस डायरेक्शन में लगाया गया है। समझ गए। तो ये क्या करता है कि बिल्डिंग को सुंदर बनाता है और वर्षा के पानी को दीवार से दूर गिराने में भी सहायता करता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट यहाँ पर लगाया गया है, इसको इस तरीके से जो लगाया गया है, ये क्या करेगा, इस दीवार को पानी से भीगने से भी बचाएगा। तो एक कारण ये भी है इसका। क्लियर है, तो पूरी बात समझ गए होंगे और आपके दिमाग में बैठ सा गया होगा कि आखिर कॉर्निस कहते किसको हैं, है कि नहीं। और ये डेकोरेशन का भी काम करता है भाई, सुंदर भी बनाता है बिल्डिंग को। तो यहाँ समझ गए। अब इसका जो है आपका क्या कहते हैं उसको, जो नेचुरल बेड है, नेचुरल बेड का डायरेक्शन क्या है, तो वर्टिकल है। ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन जो दिख रहा है इसका, यही क्या है, इसका नेचुरल बेड है ना, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। कुछ समझ पा रहे हो, बिल्कुल ही, है ना, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, इसके कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं।
कॉर्निस से रिलेटेड। अब और कुछ बात को यहाँ पर समझो। कॉर्निस क्या होता है कि अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझ लो पहले कि स्ट्रिंग कोर्स किसको कहते हैं। स्ट्रिंग कोर्स कहते हैं किसको हैं, तो स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ दियर नेचुरल बेड्स वर्टिकल। तो कॉर्निस हो चाहे स्ट्रिंग कोर्स हो, इसमें हम वर्टिकल ही रखते हैं। जैसे कि देखो ये वाला है आपका, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्रिक्स वाला, और ये जो बीच में ये वाला लगाया गया है ये पोर्शन को, यही आपका क्या है, स्टोन है, ठीक है। और इसका जो नेचुरल बेड है ये वर्टिकल है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो वर्टिकली आप देख पा रहे हो, यही आपका क्या है, नेचुरल बेड है। क्लियर है। तो दोनों के लिए ध्यान रखोगे, कॉर्निस हो चाहे पर स्ट्रिंग कोर्स हो, दोनों में नेचुरल बेड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो आपका वर्टिकल होता है। अब इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बैंड्स और कोर्सेस प्रोवाइडेड इन अ वॉल फॉर डेकोरेशन और टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द वॉल। मोनोटनी ऑफ द वॉल कहने का मतलब कि मान लो कि बहुत लंबा हम वॉल बनाए हैं, ठीक है, बहुत लंबा, और एक ही डिज़ाइन में बना हुआ है, सारे ब्रिक्स एक ही डिज़ाइन में लगे, ये उतना डेकोरेटिव नहीं नज़र आता, और बीच में इस तरीके से अलग डिज़ाइन दे देते हैं तो ये एक डिज़ाइन हो जाता है ना। और डिज़ाइन हो गया इसका मतलब है कि उसके बोरियत को कम कर दिया है ना। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, तो वॉल के बोरिंग को ये कम कर देता है, मतलब ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो वही कह रहा है कि स्ट्रिंग कोर्स जो है वो दीवार के बीच में बनाई गई एक हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव बैंड होती है। देखो हॉरिजॉन्टल है ये, है ना, हॉरिजॉन्टल है, और क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ ये क्या है, डेकोरेटिव प्रोजेक्शन है ना। तो यहाँ आप समझ गए। और ये क्या करती है कि दीवार की जो मोनोटनी है, मतलब बोरियत जो है एकदम बेकार सी उबाऊ सी दिखती है, उसको ये ब्रेक करती है और बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाती है। तो एक तो दिमाग में आपका बैठ गया कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के डिज़ाइन को हम स्ट्रिंग कोर्स कहते हैं, और इस तरीके के डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं। इसका एक इस्तेमाल भी बताया कि ये दीवार को पानी से भीगने से भी बचाता है। क्लियर है ना। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर आगे आगे क्या पॉइंट बोला है जरा देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि कॉर्निसेस एंड स्ट्रिंग कोर्सेस आर पार्शली अनसपोर्टेड। तो देखो ये थोड़े से बाहर उभरा हुआ है ना, ये भी बाहर उभरा हुआ है, मतलब अनसपोर्टेड होता है, इसके बारे में ही बोल रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे बोल रहा है देयर फोर दियर नेचुरल बेड शुड बी वर्टिकल। और इसी वजह से क्या होता है कि मतलब मान लो कि यदि नेचुरल बेड जो है वर्टिकल होगी, है ना, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है ना, वर्टिकल है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो स्टोन है वो आसानी से अपने लेयर के अलोंग बिल्कुल ही नहीं टूटेगी, है ना, और ओवर हैंगिंग पार्ट को अधिक सुरक्षित ये रखेगा। क्लियर है। फिर दिया है क्या, दिस गिव्स ग्रेटर रेसिस्टेंस टू सैगिंग और बेंडिंग। सैगिंग और बेंडिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सैगिंग हॉगिंग वगैरह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, है ना। तो बोल रहा है कि वर्टिकल नेचुरल बेड रखने से स्टोन जो है वो सैगिंग नहीं करेगा, यानी झुकेगा नहीं, और बेंडिंग भी नहीं होगा, यानी कि बेंड भी नहीं होगा, और अच्छे से इसको रोक के रखेगा। क्लियर। तो सारी बातें समझ गए। यहाँ पर मुख्य रूप से ये था कि हम आर्चेस किसको कहते हैं, कॉर्निस किसको कहते हैं, स्ट्रिंग कोर्स किसको कहते हैं, ये सारा स्पष्ट हो गया। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये रेडियली रखते हैं आर्चेस में, और कॉर्निस और यहाँ पर स्ट्रिंग कोर्स है, इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम वर्टिकल रखते हैं नेचुरल बेड का डायरेक्शन को। फिर यहाँ पर आता है कॉर्नर स्टोन्स। क्या आ गया ये, कॉर्नर स्टोन्स। तो कॉर्नर स्टोन देख लो, ये है आपका वॉल है, और ये जो बीच में इस तरीके से रखा गया है, यही सारे स्टोन को क्या कहते हैं हम, कॉर्नर स्टोन कहते हैं ना। इसका शेप ऐसा दे दिया जाता है। अब इसमें क्या है जरा देखते हैं, कॉर्नर स्टोन को समझो। यहाँ दिया है कॉर्नर स्टोन्स आर द स्टोन्स यूज्ड एट द कॉर्नर ऑफ या स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर रखा गया है इसको, है ना, यानी कि कॉर्नर स्टोन्स वे सारे स्टोन्स होती हैं जो किसी बिल्डिंग के कोनों पर लगाई जाती है। ये जो है दो दीवारों को जोड़ती है, एक इधर वाली दीवार है, एक इधर वाली दीवार है, दोनों को जोड़ने का काम करती है ना। इसलिए इन पर दोनों दिशाओं से लोड आ सकता है, मतलब इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, दोनों वॉल की तरफ से। फिर आगे क्या दिया है कि आगे दिया है जरा देखते हैं, फॉर कॉर्नर स्टोन्स इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ स्टोन्स विदाउट डिस्टिंक्ट नेचुरल बेड। ये भी ध्यान में आपको रखना ही रखना है। जैसे मैं बोला कि कॉर्निस और स्ट्रिंग कोर्स में वर्टिकल रहता है उसका डायरेक्शन नेचुरल बेड का, और आर्चेस में रेडियली रहता है, लेकिन कॉर्नर स्टोन्स में इसका डायरेक्शन कैसा होता है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता। कोनों पर जो है
ऐसी स्टोन का उपयोग करना बेहतर होता है जिनमें स्पष्ट नेचुरल बेड बिल्कुल ही ना हो। जैसे कि ग्रेनाइट हम यहाँ पर रख देंगे, उसका नेचुरल बेड आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेनाइट अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा से वो काम करेगा। इससे क्या होता है कि किसी निश्चित प्लेन के अलोंग जो है वो टूटने की संभावना कम रहती है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर लगता है लोड। और अगर दोनों डायरेक्शन से लगे तो हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो दोनों कारण से क्या होगा कि वो स्प्लिट होने की चांस हो जाएगी। इसलिए यहाँ ऐसे स्टोन्स को रखेंगे जो स्प्लिट होने की संभावना कम हो, यानी कि उसमें लेयरिंग ना हो या फिर उसमें नेचुरल बेड ना हो, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया है ना। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होगे। फिर आगे क्या दिया है, हैंस दिस रूल कीपिंग नेचुरल बेड वर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू कॉर्नर स्टोन्स, यानी कि बोर्ड है कॉर्नर स्टोन्स पर वर्टिकल नेचुरल बेड वाला जो नियम है, जैसे कि आपका स्ट्रिंग कोर्स में था और आपका कॉर्निसेस में था, ये वाला नियम बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ अलग अलग दिशाओं से स्ट्रेस आते हैं, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी। इसलिए नॉन बेडेड स्टोन अधिक सुरक्षित रहता है, मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं यहाँ पर नेचुरल बेड वाला स्टोन्स को हम लगाएं। ठीक है, फिर की पॉइंट्स में क्या दे रखा है जरा देख लेते हैं इसको जूम करके। कि स्टोन्स में क्या दिया है कि कॉर्नर्स आर मोर वल्नरेबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वॉल। तो अभी मैं समझा चुका हूँ है ना कि दीवार की दिशा बदलने के कारण क्या होता है कि कॉर्नर पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो अधिक होता है। इसलिए कॉर्नर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वल्नरेबल होता है, मतलब संवेदनशील भाग माना जाता है इसको, इस कॉर्नर वाले पार्ट को, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से इस पर स्ट्रेस लगने की संभावना होती है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर क्या बोला, देयर फोर यूज स्टोन्स विदाउट डिस्टिंक्ट नेचुरल बेड्स सो दैट नो वीकनेस अकर्स अलोंग एनी पर्टिकुलर प्लेन। यहाँ पर बोला है कि यदि स्टोन में नेचुरल बेड ही नहीं होगा तो किसी विशेष प्लेन के अलोंग वीकनेसेस नहीं होगी और कॉर्नर जो है वो अधिक मजबूत बना रहेगा। क्लियर है, तो आप समझ गए चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से। फिर बात करते हैं अगला क्या दिया है जरा देख लेते हैं। अगला आपका दिया है वॉल के विषय में। ठीक है, वॉल के विषय में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। तो वॉल तो आप लोग जानते हो, इसमें क्या ही है, स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ दियर नेचुरल बेड्स हॉरिजॉन्टल में रखेंगे। ठीक है, ये जो वर्टिकल, अगर यहाँ ये नेचुरल बेड नहीं होगा, मान लो एक प्लेन यहाँ पर वर्टिकल है और ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से है ना, ये सारे के अलग अलग हैं। तो ये जो है वो हमारे द्वारा बनाया गया प्लेन है, वो नेचुरल बेड नहीं है। तो नेचुरल बेड ये वाला हॉरिजॉन्टल होगा, तो वॉल में हम जो रखेंगे वो हम किस डायरेक्शन में नेचुरल बेड को रखेंगे, हॉरिजॉन्टल में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर बात करते हैं आगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो सामान्य दीवार हैं उसमें हम स्टोन्स को मतलब इस प्रकार से रखते हैं कि उनका नेचुरल बेड जो है वो हॉरिजॉन्टल दिशा में रहती है। ठीक है, और यही सबसे मजबूत अरेंजमेंट भी माना जाता है वॉल के केस में। फिर आगे क्या है जरा देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है नेचुरल बेड शुड बी हॉरिजॉन्टल इन वॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे वॉल्स जो ये जो हॉरिजॉन्टल हैं यही सारे इसके क्या हैं, नेचुरल बेड हैं। लोड वर्टिकल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इसको समझते हैं जरा देख लो। यहाँ पर क्या बोला है, लोड वर्टिकल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स। ठीक है, अब जरा देखो, मतलब कि वर्टिकल लोड जब बेडिंग प्लेन पर परपेंडिकुलर लगता है तो स्लाइडिंग या फिर उसकी स्प्लिटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे कि मान लो कि लोड यहाँ पर लग रहा है ना, ये वॉल है, दीवार पर कोई चढ़ेगा है ना, या फिर कोई लोड रहेगा, कोई कंस्ट्रक्शन वाला वर्क रहेगा, यहाँ पर मान लो कोई बीम है ना, तो क्या होगा, इस पर लोड लग रहा होगा। तो लोड लगेगा तो इस प्लेन के अलोंग लगेगा, तो ये जल्दी से क्या होगा, टूटेगा नहीं, है ना। अगर मान लो इसको खड़ा रख देते, मान लो ये वाला हम नेचुरल बेड कर देते, तो भैया यहाँ लोड लग रहा है तो आसानी से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, इधर इधर चला जाएगा, है ना। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर क्या बोल रहा है, दिस एंश्योर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी अगेंस्ट क्रशिंग और स्लाइडिंग। तो वही वाली बात है कि ये जो अरेंजमेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम नेचुरल बेड को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस अरेंजमेंट से वॉल जो है वो क्रशिंग और स्लाइडिंग दोनों के विरुद्ध बहुत ही अधिक मजबूत भी रहती है और स्थिर भी रहती है। ठीक है, तो अब सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, बस कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे नेचुरल बेड है, तो नेचुरल बेड कहते किसको हैं, नेचुरल स्प्लिटिंग प्लेन ऑफ ए स्टोन कहते हैं, ये वीकनेस प्लेन होता है। फिर है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लोड परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड, कहीं भी हो
किसी भी डायरेक्शन में नेचुरल बेड को रखो, लोड उसके परपेंडिकुलर ही लगने चाहिए, चाहे आर्चेस की बात हो, चाहे तो स्ट्रिंग कोर्स की बात हो, चाहे वॉल की बात हो, समझ गए। तो वहाँ पर नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर ही लगता है। तो आर्च में क्या है भाई, तो आर्च में है नेचुरल बेड जो होता है वो रेडियली रखा जाता है। कॉर्निस और स्ट्रिंग कोर्स में नेचुरल बेड वर्टिकल रखा जाता है। कॉर्नर स्टोन्स में कोई डिस्टिंक्ट नेचुरल बेड रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेनाइट की। फिर वॉल जो है, वॉल का पर हम क्या रखेंगे, नेचुरल बेड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेंगे। तो याद रख लो, वॉल में होता है हॉरिजॉन्टल, कॉर्निस में और स्ट्रिंग कोर्स में होता है वर्टिकल, और आर्च में होता है रेडियल, और कॉर्नर स्टोन्स में कोई डेफिनिट नेचुरल बेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, टेस्ट ऑफ स्टोन्स को देखेंगे। ये सारे टेस्ट को हम पढ़ने वाले हैं अगले कक्षा से, ठीक है। तो एक एक टेस्ट को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, चीज़ों को कैसे याद रखना है उस पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए, आज के जितना भी कॉन्सेप्ट था समझ गए आप लोग, और इस वीडियो को लाइक करना और बताना कि चीज़ों को आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं। रिवीजन क्लासेस भी होंगे, बहुत अधिक रिवीजन क्लास में कराने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, उसको रिवीजन भी करना होता है। और जल्दी घबराना नहीं है, चीज़ों को आराम आराम से देखो। अगर आपके पास कम वक्त है तो आप सीधा क्या करोगे, रिवीजन वाले प्लेलिस्ट को चेक करोगे। और अगर डिप्लोमा कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर आप शुरुआती से तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो चीज़ों को आराम से देखते जाओ, ठीक है। क्योंकि वक्त तो लगता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और मैं बोल देता हूँ, जैसे कविता है ना, एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचय सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मौसम आएगा, है ना, तो फल भी लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या करना है, पानी को सींचते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू भी कराऊंगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे उसका फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, इस तरीके से मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पहले डिफ़िकल्ट वाले को सारा ख़त्म करूंगा, मतलब लास्ट में वही नोट्स बचेगा जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद करना, उसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।